नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस मैग्नेटिज्म एंड मैटर टॉपिक में। और ये हमारी तीसरी क्लास है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पहली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखें, ताकि आप बेसिक को समझ पाएँ और उसके बाद आप ये टॉपिक बिल्कुल समझने में आपको आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की क्लास में हम क्या जानने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारी अर्थ में अलग-अलग जो डिक्लिनेशन एंगल होता है या डिप एंगल होता है वो किस प्रकार से काम करता है, या जिसको टिंट कह देते हैं वो किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए, इसमें हम शुरुआत करते हैं। हमारी अर्थ जो है वो अपने आप में मैग्नेट है। ये बात तो हमें 1600 शताब्दी में पता लग गई थी, 1600 ईस्वी में पता लग गई थी। 1600 का मतलब होगा ये 7वीं शताब्दी। क्लियर? 17वीं सेंचुरी में हमें ये बात पता लग गई थी। एक इंग्लिश फिजिशियन थे, उन्होंने हमें ये बात बताई थी। बट इसमें जो कुछ बातें रह गई हैं वो हमें बात जाननी है। इट exert a magnetic force and is surrounded by a magnetic field that is strongest near the north and south pole। ध्यान रखना है, जो हमारे जियोग्राफिकल पोल हैं, जैसे हमारा ये जो पोल लाइन्स हमने यहाँ ड्रॉ की है जी, इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। लेकिन जो मैग्नेटिक पोल है वो पोल यहाँ इनके अपोजिट पोल माने जाएंगे। मैग्नेट में जहाँ हमारा नॉर्थ पोल है, हमारे मैग्नेटिक पोल को वहाँ साउथ माना जाता है, और जहाँ हमारा साउथ पोल है मैग्नेटिक पोल को वहाँ नॉर्थ पोल माना जाता है। क्लियर? और इसके मैग्नेट होने का कारण, क्योंकि इसके कोर में आपको पता है नियरली 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, बहुत गर्म है, जहाँ लावा या मैग्मा होता है। इनफैक्ट उसी मैग्मा को लावा कहते हैं जब वो बाहर निकलता है। वहाँ पर आयरन, निकल, बहुत ज़्यादा मात्रा में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और इनके मूवमेंट के कारण ही हमारी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बर्ताव करती है, चुंबक की तरह बर्ताव करती है। और जब आप किसी चुंबक को किसी रस्सी से बांध कर लटकाते हैं तो यहाँ ध्यान रखना है, वो चुंबक जो है वो हमारे जियोग्राफिकल पोल से थोड़ा सा टेढ़ा आएगा। क्लियर? और इस टेढ़े को ही हम बोल देते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर हो गया? वो डिक्लाइन कर रहा है, थोड़ा सा इस लाइन से अलग है। ठीक हो गया? इस लाइन से अलग है। तो बिल्कुल आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कभी भी आपको कभी डिप एंगल कह दे तो ये क्या चीज़ होती है। तो अगर डिप एंगल की बात करें तो डिप एंगल का मतलब यहाँ क्या होता है, ध्यान रखना है, जब कभी भी आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं, डिप एंगल डिफरेंट चीज़ है, एंगल ऑफ डिक्लेरेशन अलग चीज़ है। तो डिप एंगल क्या होता है, जैसे आप जब कभी यहाँ खड़े हैं इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा यानी जैसे कॉन्गो कंट्री है एक भूमध्य रेखा के पास, या ब्राज़ील का जो सेंट्रल एरिया है वो भूमध्य रेखा के पास है। तो जब यहाँ पर आप इन मैग्नेटिक लाइंस फोर्स को फील करेंगे विद रिस्पेक्ट टू योर हॉरिजेंटल सरफेस, तो ये पैरेलल है, और अगर पैरेलल होंगी तो जो एंगल ऑफ डिप होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ध्यान रखना है, अगर आप जिस सतह पर खड़े हैं उसको बोलेंगे हॉरिजेंटल। जैसे आप मैं ये खड़ा हूं तो ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल होगा। क्लियर हो गया? तो चाहे हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लास बाइलिंगुअल है, सभी को समझ में आने वाली है। अगर आप इक्वेटर पर यानी आप यहाँ भूमध्य रेखा पर कहीं खड़े हैं तो आपकी ज़मीन जो पैरों के नीचे ये हॉरिजेंटल है, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ इनको देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पैरेलल हैं दोनों। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप कितना है, 0 डिग्री। लेकिन अगर आप चले जाते हैं पोल के नज़दीक, क्लियर हो गया, आप आर्कटिक में या अंटार्कटिक में चले गए हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं वो इस प्रकार से आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे है, और जो मैग्नेटिक लाइन ये इस पर परपेंडिकुलर आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो डिप एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री, और जहाँ पर डिप एंगल 90 होगा ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर हो गया? तो आपको कभी भी एग्जाम में आ जाए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या डिप एंगल क्या है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। ध्यान रखना है, जो हमारा वास्तव में जो ध्रुव है हमारा, क्लियर, धरती का, उससे थोड़ा सा तिरछा माना जाता है हमारा मैग्नेटिक पोल। क्लियर है? तो ये दिखा रहा है यहाँ पर, एक हमारा मैग्नेटिक पोल है और एक हमारा ज्योग्राफिकल पोल है। ठीक है? अगली स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप लोगों को ध्यान रखनी है, कभी भी आपको ये इस प्रकार की कोई बात आए, और इनफैक्ट आप कोई भी चीज़ तब समझ सकते हैं जब आप उसके कोर को समझे, उसके इतिहास को जाने। अदरवाइज आप चाहे कितनी बार भी पढ़ें, आप बार बार भूल जाएंगे। क्लियर? तो इंटरेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हमारी जो पढ़ाई है उसको मानते हैं कुनैन, बट उस कुनैन में जिसको मलेरिया की दवा कहा जाता है, उस पर क्या कोट किया जाता है, उस पर शुगर कोट किया जाता है। तो पढ़ाई में भी अगर हम थोड़ा शुगर कोट कर लें, यानी हम इस टॉपिक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लें,
उस पर शुगर कोट कर लें तो वो क्विनैन निगलना आसान हो जाएगा। क्लियर? यानी ये टॉपिक हम कभी भी नहीं भूलेंगे अगर हम इसको कहीं रिलेट कर पाएँ, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में रिलेट कर पाएँ। तो बिल्कुल हम लोग जानना चाहते हैं धरती के बारे में, और अगर उसी धरती से हमें चुंबक के बारे में जानने को मिल रहा है तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें। तो बिल्कुल इस चीज़ को एंजॉय करना है। ये कहीं और की बातें नहीं हो रही, आपकी अपनी बातें हो रही है। सम टाइम द अर्थ्स मैग्नेट पोल्स फ्लिप। बड़ी हैरान परेशान करने वाली बात है कि ये 10 लाख सालों में 2 बार अपने पोल को बदल भी सकता है। यानी जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल, और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल शिफ्ट हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं हमारे कंपास डायरेक्शन को उल्टा दिखाने लग जाएंगे, हमारे मैग्नेटिक सेंसर, हमारा जीपीएस लोकेशन सब। लेकिन सौभाग्य से जब से मॉडर्न एरा शुरू हुआ है ऐसा कोई फ्लिप देखने को नहीं मिला है। बट इसके चेंज होने का यही कारण है कि हमारे अर्थ का जो मोल्टन मेटल है वो काफ़ी ज़्यादा घूम फिर कर अपने डायरेक्शन चेंज कर ले। तो ये 500 मिलियन यानी कहें उसको 10 लाख साल में 2 बार या कहीं 5 लाख साल में 1 बार ऐसा हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, वी यूज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू फाइंड डायरेक्शन। हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, जैसे मैं आपको बता रहा था, कंपास या मैग्नेटिक सेंसर या आपके मोबाइल फ़ोन में कितने ही अलग अलग आजकल ऐप आने लगे हैं। आपने अगर देखा हो, आपने शायद अगर सुना हो, एक फेस्टिवल होता है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, जो वाइफ जो है वो हस्बैंड के लिए रखती है, उसको बोलते हैं करवा चौथ। और हम कई बार छत पर जाकर वो निहारते हैं कि नज़र नहीं आ रहा है, चांद दिख नहीं रहा है अभी। लेकिन जिन लोगों के मोबाइल फ़ोन में मैग्नेटिक सेंसर है उन लोगों को सिंपली क्या करना है, आपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी स्काई ऐप या इंडिया स्काई मैप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। और जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा कि अर्थ में ईस्ट कहाँ पर है, वेस्ट कहाँ पर है, इस समय मून कहाँ पर लाई कर रहा है। अगर ये ईस्ट के ऊपर आ चुका है तो वो उदय हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जिसके करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, कितना आसान कर दिया। बट आपको ध्यान रखना है ये ऐप नहीं काम करेगा अगर अर्थ अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो दे। क्लियर? तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप कहाँ बैठे हैं और कहाँ चले जाते हैं गाड़ी में ड्राइव करके, वो जीपीएस लोकेशन में बहुत बड़ा काम कर रहा है मैग्नेटिक सेंसर, या ये कहें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। उसके बिना ना तो निडल कंपास काम करेगा, ना ही आपका मोबाइल फ़ोन में ये स्काई मैप काम करेगा। क्लियर हो गया? एंड ये बातें आपको पता हैं कि अगर हम कभी भी किसी बाहर मैग्नेट को टांग दे रस्सी में तो नॉर्थ यहाँ होगा, साउथ यहाँ होगा, तो उसकी मदद से हम सारी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने ये नॉर्थ साउथ है और इसके परपेंडिकुलर एक हमने कोई लोहे का टुकड़ा ऐसा इसमें चिपका दिया, तो ध्यान रखना है साउथ अगर यहाँ है तो अगर आप यहाँ साउथ की तरफ सिर्फ अपना राइट हैंड कर दें और अपना फेस टुवार्ड ईस्ट कर लें, तो अगर यहाँ मेरा राइट हैंड है तो ये होगा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। क्लियर? तो ध्यान रखना है अगर सूरज उदय हो रहा है यहाँ, ये ईस्ट है। क्लियर? ध्यान रखना है सूरज उदय हो रहा है, ये ईस्ट है, आप यहाँ मूव करके खड़े हैं तो आपके पीठ के पीछे क्या होगा, वेस्ट। और आपका राइट हैंड, ध्यान रखना है, दा से दायां, दा से दक्षिण, साउथ की तरफ होगा, और आपका लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थ की तरफ। तो इसी आधार पर कोई भी जो नाविक है अगर वो कहीं भी भटक जाए तो सिर्फ उसको एक मैग्नेट मिल जाए, वो मैग्नेट को लगाता है और कोई भी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेता है। अगली स्लाइड हमें क्या बताती है कि सिर्फ अर्थ ही एक नेचुरल मैग्नेट नहीं है, हमारा सन भी एक नेचुरल मैग्नेट है, क्योंकि इसके अंदर भी मोल्टन मटेरियल है, इसके अंदर भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है। सन हैज अ मैग्नेटिक फील्ड टू, इट एक्सटेंड फार अबव द सन सरफेस। ये सूरज से बहुत दूरी पर है, मतलब हमारे आखिरी प्लैनेट, सोलर सिस्टम का जो आखिरी प्लैनेट है, इसके भी ज़्यादा दूर ये मिल जाता है हमें। और इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में जो दूसरे ग्रह हैं, अदर प्लैनेट, उनके पास भी अपना एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और जिसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ता है। तो ये बात बताना चाह रहा है, ये कुछ इसी प्रकार की बात बताना चाह रहा है आपको कि अगर when a charged particle enters a magnetic field, an electric force is exerted on it. If a charged particle moves at an angle of to magnetic field, the magnetic force acting on it will cause it to move in a spiral around the magnetic field. यानी ये क्या बोल रहा है, हमारी जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ
और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है ऐसे ऐसे, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाए, पेनिट्रेट करके अंदर आ जाए, तो चार्ज पार्टिकल इसके अराउंड इस प्रकार से मूव करेगा। और इसको देखकर आप हैरान परेशान मत होइए, यही वो लॉ था जो फैराडे ने बताया था, और इसी के सिद्धांत पर हमने आगे चलकर मोटर को अपने लिए रोटेट करवाया। यानी अब वो काम जो समरसीबल में पानी उठाने का काम पहले किसी पशु से करवाया जाता था, किसी मनुष्य से करवाया जाता था, वो काम मैग्नेटिक फील्ड ने कर दिया। क्लियर? तो ये बात याद रखनी है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो वो इसके अराउंड एक स्पाइरल पाथ कवर करना यानी घूमना शुरू कर देता है। और इसी चीज का फायदा हमने मोटर की कंस्ट्रक्शन में उठाया है। इसमें और क्या जानने वाली बात है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ भी है, सोलर वाइंड यानी सूरज से जो मैग्नेटिक वाइंड चलती हैं वो कॉन्स्टेंटली अर्थ पर बॉम्बार्डिंग करती रहती हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पर, और कई बार इनमें से कुछ चार्ज पार्टिकल पेनिट्रेट होकर, क्लियर हो गया, कुछ चार्ज पार्टिकल पेनिट्रेट होकर हम तक पहुंच जाते हैं। और अगर ये हम तक पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ा रीजन क्रिएट करते हैं, इस रीजन को बोलते हैं वैन एलन रीजन। क्लियर? तो ध्यान रखना है, कभी भी आपको कह देता है कि अगर वो हम तक पहुंच जाए तो वो क्या क्रिएट करेगा, वैन एलन रीजन या वैन एलन बेल्ट। तो इसमें ध्यान रखना है, इसके जो इनर वाला एलन बेल्ट है वो ये, और आउटर है वो ये। इनर वाला थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है और आउटर वाला थोड़ा वीक होता है। तो कई बार कोई यहाँ से क्रॉस करके अंदर आ भी गया तो इसको रोक लेता है ये, बट अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज पार्टिकल है तो वो पेनिट्रेट करके अंदर भी जा सकता है। बट पोल्स में ऐसी देखने को एक्टिविटी कम मिलती है, बिकॉज यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर? तो देख रहे हैं आप मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या चीज़ कंट्रोल कर सकता है और क्या क्या अर्थ में यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिल रही है आप लोगों को। तो नेक्स्ट इसमें स्लाइड क्या बोल रही है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड फार स्पेस, इट इज कॉल्ड द मैग्नेटोस्फीयर। कभी भी इस प्रकार की कोई बात है कि व्हाट इज मैग्नेटोस्फीयर, इसके चारों तरफ जो नॉर्थ और साउथ पोल का बहुत दूर तक इसका प्रभाव रहता है, और जब ये दूसरे के साथ क्रॉस करता है, जैसे सोलर वाइंड के साथ क्रॉस कर रहा है, या ये कहीं ये सन का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस करता है, तो क्या होता है, व्हेन द मैग्नेटिक पार्टिकल्स फ्रॉम सन कॉल्ड सोलर वाइंड स्ट्राइक द मैग्नेटोस्फीयर वी सी अ फिनोमिना। हम एक अजीब सा लाइट फेस्टिवल देखते हैं जिसको क्या बोलते हैं, द एरोमा, ध्यान रखना है, एरोरा, सॉरी नॉट एरोमा, एरोरा और बोरियल्स। क्लियर? ध्यान रखना है, इसमें इसको एरोमा बोरियल्स कहा जाता है। और कभी भी आपको ये कहेगा ये उत्तरी ध्रुव में एरोरा बोरियल्स कहा जाएगा, एंड दक्षिणी ध्रुव में या सदर्न हेमिस्फीयर में इसको एरोरा ऑस्ट्रियल्स कहा जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये इसमें अलग अलग कलर्स नजर आएंगे आपको, रेड, ग्रीन, येलो, तो इस प्रकार से आभा नजर आती है। और अगर ये कभी बहुत ज़्यादा नजर आ रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि सन से काफ़ी ज़्यादा चार्ज पार्टिकल हमारे जो मैग्नेटोस्फीयर को प्रभावित कर रहे हैं, इसीलिए लाइट लुमिनस पैदा होता है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका अर्थ में क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अभी तो हमने बात की हमारे अर्थ के बाहर भी इसका क्या इंपॉर्टेंस था, हमारे लिए प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो बिल्कुल हम इसके बिना तो हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिक फोर्स होल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूलर टुगेदर। ध्यान रखना है कि जो एटम और मॉलिक्यूल है उनको होल्ड करके ये इलेक्ट्रिक फोर्स रखता है, और इसी मूवमेंट के कारण हमें, इनकी मूवमेंट के कारण हमें चार्ज डिस्प्लेसमेंट या कहीं करंट महसूस होता है। जो ये अगली स्लाइड में लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल आवर थिंकिंग। आपके जो विचार हैं वो भी, मैंने बोला, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो जो कान का पर्दा है जब वो हिलता है तो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, और वो नर्वस सिस्टम की मदद से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। और व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी योर ब्रेन बिहेव लाइक ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर। आपका ब्रेन ना सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को ट्रांसमिट कर सकता है, ये रिसीव भी कर सकता है। तो आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग, आपका मस्कुलर एक्टिविटी, आपकी मेटाबॉलिज्म यानी आपका पाचन तंत्र, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा।
आपके बहुत आपने देखे होंगे टेस्ट होते हैं जो मैग्नेटिक बेस्ड टेस्ट, जैसे लाइक MRI आपने सुना होगा, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें आपकी बॉडी पर मैग्नेटिक इम्पल्सेस डाला जाता है और आपकी बॉडी का जो इंटरनल मैग्नेटिक जो उसका स्ट्रक्चर है या कहीं आपका इंप्रेशन है, जब इसको ये क्रॉस करता है तो हमें एक इंप्रेशन मिलता है, तो पता लग जाता है कि आप कहाँ से बीमार हैं। तो ये MRI इसी पर बेस्ड टेस्ट है, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म अंडरपिन मच ऑफ आवर करंट टेक्नोलॉजी। तो हमारी बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पर बेस्ड हैं। लाइक कंप्यूटर्स में जितना भी डाटा स्टोरेज होता है वो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ज़रूरी है, और मोटर, जनरेटर, डायनमो एंड कोई भी ट्रिमर है, समर्सिबल है, कोई भी मशीन, ट्रांसफार्मर है, बिना इसके इमेजिन नहीं हो सकता। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, MRI में भी मैग्नेटिज्म ही लग रहा है। क्लियर हो गया? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड ऑन अ फंडामेंटल लेवल। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कह सकते हैं जय वीरू की जोड़ी है। और आपने देखा होगा शायद शोले फिल्म में जो सुपर हिट हुई थी 70 के दशक में, और कुछ इसी प्रकार से कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए कहीं पर परमानेंटली तो वहां मैग्नेटिज्म कभी नहीं आ सकता है, और अगर मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए तो वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, यही घूम फिर कर फैराडे लॉ का जो गिस्ट है वो ही सामने हमारे आ रहा है। यस, अगला जो स्लाइड है वो आपको समझाने वाला हूं। मोटर एंड जनरेटर, डायनमो सब एक ही, ध्यान रखना है। मोटर में क्या होता है? मोटर में हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और उसको मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके फाइनली आपको मैकेनिकल मूवमेंट देता है। और जो जनरेटर या डायनमो है, आप उसको एक मैकेनिकल मूवमेंट देते हैं जिसके अंदर जो मैग्नेट है वो रोटेट करता है, और मैग्नेट के रोटेट करने के कारण हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। यानी इनिशियल और फाइनल की बात करें तो दोनों के वाइस वर्सा होंगे। मोटर को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये घूमेगा, और जनरेटर को घुमाएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। तो इसका बेसिक सा कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया है। इलेक्ट्रिक मोटर इज मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर हो गया? और आप इस मैकेनिकल एनर्जी को रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, बिकॉज कोई भी चीज घूम रही है तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल होगी ही होगी। और अगली हम बात कर लेते हैं, जब कभी भी आपको ये बात करता है करंट पासिस थ्रू अ लूप, अगर यहाँ से करंट पास करेगा तो हो क्या रहा है? ऑलरेडी यहाँ पर दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये रखा हुआ है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इस प्रकार से दो पोल रखे हुए हैं। और जब वो वहां से पास कर रहा है, क्लियर, जब इसमें से आपने करंट को पास किया तो होगा क्या? एक मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी इसके अंदर थी, और एक मैग्नेटिक फील्ड एक और बनेगी इस करंट के कारण। क्लियर हो गया? आपको ध्यान रखना है, व्हेन देयर इज अ करंट देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन देयर इज अ करंट देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना है, जब इसमें से करंट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? चुंबक। तो अभी दो चुंबक आ रहे हैं, एक तो ऑलरेडी जिसके अंदर है और एक अभी हमने जो यहाँ बना दिया है। तो आपको पता है चुंबक या तो खींचता है या फेंकता है। तो अगर यहाँ नॉर्थ है तो ये नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो ये घूम कर फ्लिप होकर इसकी तरफ चला जाएगा। और जैसे ही यहाँ गया उतनी देर में आपको पता है AC मोटर में ये साइकिल चेंज कर जाता है। क्लियर? तो कभी भी आपको ये बात आ जाए कि मोटर किसका वाइस वर्सा है, मोटर डायनमो या जनरेटर का वाइस वर्सा है। क्लियर हो गया? और इसके नीचे आपको पता है स्लिप रिंग लगे होते हैं जो DC मोटर के केस में इसकी डायरेक्शन को बदलते रहते हैं, बट AC में इसको बदलने की जरूरत नहीं, बिकॉज AC तो अपने आप में ही चेंज होती है, जो पॉजिटिव है अगले पल नेगेटिव हो जाएगी। यानी अगर यहाँ नॉर्थ पोल था कुछ देर पहले, अगले ही पल साउथ हो जाएगा, यानी ये घूमना शुरू कर देगा, बिकॉज ये नॉर्थ पकड़ना चाहता है साउथ को और ये साउथ पकड़ना चाहता है नॉर्थ को। इसी प्रकार से ये मूवमेंट चालू हो जाएगा और हमारी मोटर घूमना शुरू कर देगी। ठीक हो गया? एंड डायनमो कह दे या जनरेटर कह दे, ठीक इसका अपोजिट माना जाएगा। क्लियर हो गया? उसका कंस्ट्रक्शन ठीक इसका अपोजिट माना जाएगा। तो कभी भी आपको एग्जाम में मोटर या डायनमो आ जाए, ध्यान रखना है फुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
अरेंजमेंट या कहीं मैग्नेटिज्म पर बेस्ड डिवाइस है दोनों ही, और इनके बिना हमारा कोई भी काम आज की डेट में संभव नहीं है। नाउ अब ये क्या बताना चाह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिज्म फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम, जैसे आपने बचपन में आई थिंक शायद सबसे पहले तो शायद इस 7th-8th क्लास में भी आया होगा आपके सिलेबस में ये, कि अगर आप इस प्रकार की कोई सोलेनॉइड बनाएं, कुंडली बनाएं तार की, और उसमें आप इसको करंट दे दें या बैटरी से कनेक्ट कर दें आप इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो ये सोलेनॉइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगी। क्लियर हो गया? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगी। और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है, इसमें आप कोई अगर एक आयरन का कील फंसा दें बीच में और इसके नज़दीक कोई ब्लेड लाएं तो ब्लेड इस पे चिपक जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे हो क्या रहा है कि when there is a electric field there will be magnetic field and vice versa is also true। और एक बात याद रखनी है कि सोलेनॉइड का मतलब कोई जादू टोना नहीं है, इट इज जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। यानी आप अगर एक सिंगल तार भी लेकर जाएंगे, इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड है, बट वो इतना कम होगा उसको फील नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसकी कुंडली बना दी। क्लियर हो गया? तो आप ऐसे मत समझना कि कुछ हमने जादू टोना कर दिया, ऐसा कोई जादू टोना नहीं किया हमने। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अलग अलग प्रकार के मैटर्स हैं, चाहे वो कुछ भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उनके अंदर कहीं ना कहीं अगर उनका नेचर जो है वो पोल नेचर के हैं तो उनके अंदर ये पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स होगा। यानी वो फेरो हो सकते हैं, पैरो हो सकते हैं, डाई हो सकते हैं। क्लियर? तो वही ये बताना चाह रहे हैं, इन अदर वर्ड मटेरियल विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विद नो अपरेंट सर्कुलेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई चार्ज मूवमेंट हो भी रही है, स्टिल उसके अंदर कहीं ना कहीं पोलर नेचर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। एंड ऑल सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, रिएक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन सम लेवल। थोड़ा बहुत तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो उनका जो प्रभाव तो दिखेगा ही दिखेगा आपको। क्लियर? तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक प्रकार का हम गिस्ट या निचोड़ यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। तो क्या अब तक हमने पढ़ा है वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्लियर? मैग्नेट हमेशा पोल में एग्जिस्ट करेगा, एंड लाइक पोल जो है वो रिपेल करेगा, अनलाइक जो है वो अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है अट्रैक्ट ओनली मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है? वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, लाइक जैसे आयरन को अट्रैक्ट करेगा, निकल को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? और नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एट अ डिस्टेंस, यानी दूर तक भी ये एप्लीकेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको छू कर ही महसूस कर पाएंगे, आप उसको दूर से भी महसूस, जैसे करंट में तो क्या होता है, किसी वायर में अगर करंट बह रहा है तो आप उसको वायर को छूना पड़ेगा तब आप महसूस कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेट के दूर तक भी आप उसको महसूस कर सकते हैं। कोई आप टुकड़ा रख दें तो उसको उस पर प्रभाव दिखाएगा। एंड वाइल मैग्नेटाइज, टेम्परेरी मैग्नेट्स बिहेव लाइक परमानेंट मैग्नेट्स। अगर आप किसी टुकड़े को, लोहे के टुकड़े को चुंबक से रब करें या मैग्नेटाइज करें तो वो कुछ देर के लिए एक मैग्नेट की तरह ही बर्ताव करने लग जाएगा। ठीक है? और आपको पता है इसी प्रॉपर्टी के कारण हमें क्या लॉस देखने को मिलता है, हिस्टेरेसिस। क्लियर? आपको याद आ रहा होगा, हिस्टेरेसिस लॉस भी हमें इसी प्रॉपर्टी देखने को कारण मिलता है। नेक्स्ट इसमें कहता है कि चार्ज पार्टिकल जो है जब कभी भी वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और ये ध्यान रखना ये फोर्स ना तो पुल होगा ना पुश होगा, ये इस पर परपेंडिकुलर लगेगा। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, इस पर परपेंडिकुलर लगेगा, पैरेलल नहीं लगेगा। एंड 7वां नंबर क्या कहता है, करंट कैरिंग वायर इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोथ वायर एंड द फील्ड। वही वो बात कह रहे हैं, और इसकी पुष्टि किसने की थी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आप लोगों को याद रखना है, कभी भी एग्जाम में आपको उल्टे हाथ का नियम या सीधे हाथ का नियम कह दे तो ये 3 उंगलियां, जैसे कभी भी कहता है हमारा थंब, ध्यान रखना, T फॉर थंब एंड T फॉर टॉर्क यानी एटन, एंड हमारा जो पहली उंगली इसको बोलते हैं फर्स्ट फिंगर, पहली उंगली। ठीक है? F फॉर फर्स्ट फिंगर एंड F फॉर फील्ड। एंड ये जो बीच वाली उंगली है इसको हम बोलेंगे C फॉर सेंट्रल फिंगर एंड C फॉर करंट।
आप याद रखना, जब कभी भी आप मोटर घुमा रहे हैं तो आप उल्टे हाथ का नियम लगाएंगे, लेफ्ट हैंड। यानी अगर आपने मोटर के अंदर जो करंट डाला है वो ये है, तो जो मोटर का ब्लेड उठेगा या टॉर्क उठेगा वो ऊपर की तरफ होगा। और सीधे हाथ का नियम तब लगाना है, राइट हैंड रूल तब लगाना है जब आपको बिजली पैदा करनी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गया? तो डायनामो में हम यही काम करते हैं, जनरेटर में यही काम करते हैं, घुमाते हैं और उसको अंदर बिजली बनती है। तो बिजली बनाने के लिए राइट हैंड रूल, और बनी बनाई बिजली से किसी को घुमाने के लिए लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर हो गया? एंड अब आई थिंक आप में से भी ज़्यादातर लोग शायद यही सोच रहे होंगे, मिस्टर ऑसबॉर्न जैसे सोच रहे हैं, मे बी आई एक्सक्यूज्ड, माई ब्रेन इज फुल। तो हो सकता है आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि सर अब मैग्नेटिक फील्ड को इस पर खेलने का समय आ गया है, क्लास में काफ़ी देर तक हम लोग बैठे हैं। तो बिल्कुल मैं आपकी इस विश का आदर करता हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। लेट्स प्ले विद मैग्नेट। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।